लेट्स बाइक क्राइम की कहानी। कुत्तों की तरह पीछे से वार नहीं करते, सामने से दहाड़ देते। इस रील में दिख रहा लड़का आबान अहमद है, शूटआउट में मारे गए माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद का बेटा, जो इन दिनों अपने पिता की मौत और मां की फरारी के बाद अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रहा है और सोशल मीडिया पर ऐसे भड़काऊ रील्स डालता है जिसमें पिता की हत्या का बदला लेने की आग दिखती है। दूसरी तरफ अतीक का एक और बेटा है, नाम अली अहमद। वो पुलिस के बख्तरबंद गाड़ी से उत्तर प्रदेश के सर्वे सर्वा सीएम योगी से माफ करने की गुजारिश कर रहा है। हमसे मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। एक बेटा पिता की हत्या के बाद कानून के आगे कमजोर होकर माफी मांग रहा है, वहीं दूसरी ओर जो बेटा आजाद है उसके रील पर प्रयागराज से लेकर दिल्ली तक बवाल मच गया, क्योंकि आबान ने छिपकर वार करने वाले को फाड़ के रख देने की बात कही है और सभी इस बात को अतीक और अशरफ के कत्ल से जोड़कर देख रहे हैं, जिन्हें अचानक गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतारा गया था। ये रात प्रयागराज के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। कैमरा, माइक और पुलिस के सायरन की आवाज के बीच दो भाई अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ पुलिस की गाड़ी से उतरते हैं। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। शायद ये उस तूफान से पहले की शांति थी जिसने पिछले 2 महीने से पूरे उत्तर प्रदेश को हिलाकर रख दिया था। नहीं ले गए तो नहीं गए। अतीक ने अभी बस इतना ही कहा था। ये जवाब था उस सवाल का कि वो अपने बेटे असद के जनाजे पर क्यों नहीं जा पाया। लेकिन इससे पहले कि उसका भाई अशरफ कुछ कह पाता, माहौल में गोलियों की तरतराहट गूंज उठी। 3 लड़के जो पत्रकार बनकर भीड़ में घुसे थे, उन्होंने पलक झपकते ही दोनों भाइयों को पॉइंट ब्लैंक रेंज से मौत के घाट उतार दिया। चंद गोलियों की आवाज और सब खत्म। कत्ल के बाद 3 लड़कों ने सरेंडर कर दिया। नाम लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य। पुलिस का कहना था ये तीनों मशहूर होना चाहते थे, लेकिन क्या यही सच है? क्या इतनी बड़ी साजिश का मास्टरमाइंड सिर्फ फेम पाने की चाहत रखने वाले 3 नौजवान थे, 3 नए लड़के जिन्होंने उस माफिया को मार गिराया जिसके नाम से इलाहाबाद कभी कांप उठता था? या फिर ये कत्ल किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, किसी का फियर ऑफ एक्सपोजर या किसी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम का नतीजा था? कुल मिलाकर सवाल यह है कि अतीक अहमद का असली कातिल कौन है? फेम के भूखे वो 3 लड़के या फिर कोई और जिन्होंने उन 3 लड़कों को मुहरा बनाकर अतीक और अशरफ को मौत के घाट उतारा? वेलकम टू द 8th एपिसोड ऑफ कातिल कौन सीरीज। और आज की कहानी में हम समझेंगे कि आखिर अतीक अहमद और उसके भाई के कत्ल के पीछे की उलझी हुई कहानी क्या है। इस कहानी को समझने के लिए हमें 50 साल पीछे जाना होगा। अतीक अहमद का क्राइम वर्ल्ड में आना कोई फिल्मी एंट्री नहीं थी। 17 साल की उम्र में उसका पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। 1979 में मर्डर का। इलाका था चकिया, आज का प्रयागराज और तब इलाहाबाद। यहां वो चांद बाबा जैसे पुराने माफियाओं के साथ मिलकर कोयला चोरी, रंगदारी और सरकारी ठेकों की फीस वसूलता था, यानी कि रंगदारी। अतीक सिर्फ गुंडा नहीं था, उसने समझ लिया था कि अगर राज करना है तो पावर चाहिए, और इस पावर का सबसे छोटा रास्ता राजनीति से होकर गुजरता था। इसलिए अतीक ने भी अपना रास्ता मोड़ लिया। 1989 अतीक ने पहली बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव जीता। 1990 से 2004 लगातार 5 बार विधायक और फिर सांसद। मतलब जिस माफिया के नाम से लोग डरते थे, अब उस माफिया को राजनीतिक पार्टियों का सहारा मिल गया था। वो समाजवादी पार्टी में भी रहा और अपने दम पर भी चुनाव लड़ा। पर उसी दौरान अतीक अहमद ने एक ऐसी गलती कर दी जिसका हिसाब उसे 2 दशक बाद चुकाना पड़ा। माफियागिरी की यह गाड़ी 2004 तक तो मस्त चल रही थी, लेकिन 2005 में सब बदल गया।
2004 में अतीक अहमद फूलपुर से सांसद बन गया और उसने अपनी विधायक वाली सीट खाली कर दी। इस सीट पर उपचुनाव हुए। अतीक ने अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव में उतारा, लेकिन सामने कौन था? बहुजन समाज पार्टी के एक युवा नेता राजू पाल। राजू पाल ने हिम्मत दिखाई और सबको हैरान करते हुए अशरफ को करीब 4000 वोटों से हरा दिया। माफिया के लिए यह हार नहीं थी, यह अतीक के राज को सीधे सीधे चुनौती थी। फिर 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की जीत के महज 3 महीने बाद उन्हें 20 सड़क पर गोलियों से भूनकर मार दिया गया। यह भारत के क्रिमिनल इतिहास के सबसे दुस्साहसी मर्डर केस में से एक था। राजू पाल की हत्या के बाद अतीक और अशरफ मेन एक्यूज्ड बने, लेकिन यहां एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो इस माफिया के साम्राज्य के पतन की वजह बना। नाम उमेश पाल। उमेश पाल राजू पाल के दोस्त और इस मर्डर केस के चश्मदीद गवाह थे। माफिया की फितरत होती है कि गवाह को या तो खरीद लेता है या डरा देता है। अतीक ने पहले कोशिश की कि उस गवाह को खरीद लिया जाए, पर दोस्त भला बिकता कैसे? तो जब बात नहीं बनी तो उसने अपना पुराना तरीका अपनाया, माफिया वाला। अतीक के लोगों ने उमेश पाल का अपहरण किया, उन्हें धमकाया कि वो गवाही से मुकर जाए। इसी किडनैपिंग केस में 2007 में उमेश पाल ने अतीक, अशरफ और बाकी गुर्गों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उमेश पाल जानते थे कि वो सीधे माफिया से भिड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें गनर के रूप में सरकारी सुरक्षा भी मिली हुई थी। लगभग 10 साल बीत गए। सरकार बदलने के बाद अतीक का खौफ भी कम हो गया और अतीक जेल भी पहुंच गए। लेकिन सवाल यह है कि अतीक 2017 से गुजरात के साबरमती जेल में बंद था। फिर 2023 में उमेश पाल की हत्या करने की क्या जरूरत थी? हुआ यह कि राजू पाल मर्डर केस की सुनवाई 18 साल से 2023 तक चल रहा था। अतीक को लग रहा था कि गवाह मुकर जाएगा, केस ढीला पड़ जाएगा और उसका राज इलाहाबाद यानी कि आज के प्रयागराज में भी चलता रहेगा। लेकिन 28 मार्च 2023 को उमेश पाल किडनैपिंग केस में फैसला आने वाला था। यह अतीक के खिलाफ पहला बड़ा कन्विक्शन हो सकता था और यही वो डर था जो अतीक अहमद को सता रहा था। फिर आया 24 फरवरी 2023 की दोपहर। प्रयागराज में धूमनगंज इलाके में अपने घर के बाहर उमेश पाल अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। अचानक गोलियों और बमों की बरसात शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज में दिखा बेखौफ शूटर्स, जिसमें अतीक का बेटा असद, उसका साथी गुलाम और बमबाज गुड्डू मुस्लिम शामिल थे, जिन्होंने उमेश पाल को दौड़ा दौड़ा कर मार दिया। और इस हमले में उमेश पाल के साथ उनके 2 गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र भी मार दिए गए। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक सिस्टम को सीधी चुनौती थी। एक ऐसा माफिया जो जेल में बैठकर सरकारी गवाह को सरकारी सुरक्षा के बावजूद 20 सड़क पर मरवा रहा था। यहीं से शुरू होता है माफिया राज के अंत की सरकारी स्क्रिप्ट। उमेश पाल की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार ने साफ संदेश दिया, अब माफिया को माफ नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं ना, बदला तो लिया जाएगा, लेकिन बदले का तरीका सिस्टम का होगा। और याद है ना विधानसभा में योगी जी ने क्या कहा था कि वो माफिया को हुआ भी कुछ ऐसा ही। घटना के बाद अतीक के पूरे परिवार पर कानून का शिकंजा कसना शुरू हो गया। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक, अशरफ, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे असद और बाकी गुर्गों पर एफआईआर दर्ज कराई। माफिया के अवैध कब्जे वाली प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर भी चलने लगे। ये एक सिंबॉलिक मूव था। माफिया की कमाई से बनी हर चीज मिट्टी में मिला दी जाएगी। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को पहली बार 44 साल के आपराधिक इतिहास में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। माहौल अब माफिया के लिए पूरी तरह से बदल चुका था, पलटी मार चुका था। चारों तरफ एनकाउंटर का डर था क्योंकि उसकी शुरुआत हो चुकी थी। 6 मार्च 2023 उमेश पाल की हत्या में शामिल एक शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान एनकाउंटर में मारा गया।
13 अप्रैल 2023 ये तारीख अतीक के लिए सबसे दर्दनाक थी। उसका बेटा असद और उसका साथी गुलाम, जो उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार थे, झांसी में यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में मारे गए। असद की मौत ने अतीक को अंदर से तोड़ दिया। साबरमती जेल से प्रयागराज लाए जाते समय अतीक के चेहरे पर पहली बार खौफ दिखा। उसने कोर्ट में बार बार गुहार लगाई कि उसे जान का खतरा है। उसके भाई अशरफ ने तो खुलेआम मीडिया के सामने कहा था, मुझे 2 हफ्ते के अंदर मार दिया जाएगा। और यहीं से फियर ऑफ एक्सपोजर की कहानी शुरू होती है। मतलब क्या उन्हें पता था अतीक और अशरफ को कि उन्हें कोई मारने वाला है? असद के एनकाउंटर के 2 दिन बाद 15 अप्रैल 2023 को अतीक और अशरफ को एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। उन्हें पता था कि मीडिया उनका पीछा करेगी। अस्पताल के गेट पर मीडिया के माइक दोनों भाइयों के मुंह के पास थे। अशरफ का अंतिम शब्द था, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। इससे पहले कि अतीक का भाई अपनी बात पूरी कर पाता कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर वो क्या कह रहा है, वही गुड्डू मुस्लिम जिसकी कहानी अभी मैंने चैनल पर सुनाई थी। अशरफ उसके बारे में कुछ कह रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, हमला हो गया। हमलावरों ने 18 राउंड फायर किए। दोनों भाई वहीं ढेर हो गए। तीनों हमलावर लवलेश, सनी, अरुण उसी वक्त पकड़े गए। उनके बयान ने सरकारी थ्योरी को जन्म दिया। हम बड़ा माफिया बनकर नाम कमाना चाहते थे, यानी कि अतीक अहमद जैसे बड़े आदमी को अगर कोई मार दे तो उसका नाम भी उतना ही होगा। इसलिए उन्होंने अतीक और अशरफ का मर्डर किया। और यहीं से आते हैं उस सवाल पर जो आज भी हवा में तैर रहे हैं, क्या ये सिर्फ फेम की कहानी थी या इसके पीछे कोई और असली मास्टरमाइंड था? और सबसे पहले बात करते हैं फियर ऑफ एक्सपोजर की। अशरफ का अधूरा बयान। अशरफ ने अपने आखिरी पलों में कहा था, मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। लेकिन वो क्या असली बात थी, वो मेन बात क्या थी जिसमें गुड्डू मुस्लिम का नाम ले रहा था अशरफ? देखिए, अतीक एक माफिया से कहीं ज्यादा था। उसके पास कई राज थे, नेताओं, अफसरों और बड़े लोगों को उसके पुराने संबंध थे उन लोगों के साथ। यह डर था कि अगर अतीक और अशरफ सरकारी दबाव में आकर अपने पुराने संरक्षकों का नाम ले लेते तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो जाते। कई लोग मानते हैं कि माफिया राज खोलने के लिए तैयार हो सकता था कि अतीक और अशरफ पुलिस के डंडे के आगे टूट जाते और कई बड़े बड़े लोगों के नाम ले लेते। और इसी डर से जिन लोगों को अतीक ने सालों तक बचाया, उन्होंने ही उसे शायद रास्ते से हटवा दिया। यह थ्योरी बताती है कि कत्ल के पीछे कोई बड़ा राज छुपाना मकसद था और उसे छुपाने के लिए वो 3 चेहरे लाए गए। दूसरा एंगल है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। माफिया को खत्म करने के सरकारी तरीके पर विपक्ष ने हमेशा सवाल उठाए, फिर चाहे वो विकास दुबे की कहानी हो या फिर अतीक अहमद की। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सत्ता संरक्षित हत्या कहा। पुलिस की लापरवाही पर सवाल भी उठे। इतनी कड़ी सुरक्षा, इतनी मीडिया कवरेज के बीच 3 लड़के पत्रकार बनकर जिगाना जैसे विदेशी पिस्टल के साथ कैसे आ गए हैं? ये सवाल आज भी खड़ा है कि क्या सुरक्षा में चूक थी या जानबूझकर की गई अनदेखी थी? न्यायिक जांच आयोग ने पुलिस की प्रतिक्रिया को सामान्य बताकर साजिश की संभावना को खारिज कर दिया, लेकिन सवाल फिर भी रह गए। यह भी एक थ्योरी है कि इस पूरी कार्रवाई में सत्ताधारी पार्टी को माफिया मुक्त प्रदेश की छवि बनाने में बहुत बड़ा राजनीतिक फायदा मिला, जिसने इसे एक चुनावी मुद्दा बना दिया। तो एक कयास ये भी है कि कहीं इसके पीछे सरकार तो नहीं, जो उन 3 लड़कों के पीछे छिपकर माफिया को खत्म करने की पूरी स्क्रिप्ट लिखी हो। लेकिन यह बस एक थ्योरी है, इसके पीछे की सच्चाई आज भी धुंधली है। अब यहीं से आते हैं तीसरे एंगल पर, जो अतीक के मौत को लेकर बोला जाता है, कहा जाता है, लोग बातचीत करते हैं, और वो एंगल है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। राजू पाल मर्डर केस 2005 में हुआ था, लेकिन 18 साल तक केस अदालतों की कार्रवाई में लटका रहा।
अगर गवाह उमेश पाल को समय पर न्याय मिला होता तो शायद उसकी जान बच जाती और ये पूरी खूनी कहानी आगे बढ़ती ही नहीं। मतलब यही कि अगर उसके अपहरण का केस पहले ही क्लोज हो जाता, अतीक को पहले ही सजा मिल जाती, तो ये सब कुछ पहले भी रुक सकता था। अतीक जैसे लोग सालों तक विधायक और सांसद कैसे बने रहें जबकि उनके खिलाफ 100 से ज़्यादा मुकदमे थे। ये दिखाता है कि हमारा चुनाव और न्यायिक सिस्टम माफिया को पालता रहा है। माफिया राज के अंत का जश्न मना रहे लोगों ने इसे जस्टिस बताया, जबकि मानवाधिकार संगठन और कई आलोचकों ने इसे कानून राज के खिलाफ बताया। सवाल यह है कि क्या सजा देने का काम अदालत का है या सिस्टम खुद जज और एग्जीक्यूशनर बन गया है? क्योंकि अगर ऐसा ही होने लगा, लोग इसे ही सही मानने लगे, तो कल को सब अपने अपने हिसाब से न्याय को जस्टिफाई करेंगे और पुलिस कोर्ट मुंह ताकती रहेगी। तो कुल मिलाकर अगर आज भी आप गूगल पे जाकर सर्च करें हु किल्ड अतीक अहमद, तो उन्हीं 3 लड़कों के नाम आपके सामने आएंगे, उनकी तस्वीर दिखेगी। लेकिन क्या उनके मौत के पीछे कोई और था? असली मास्टरमाइंड कौन था? कोई बड़ा पॉलिटिशियन या विपक्ष के हिसाब से कहे तो गवर्नमेंट का सपोर्ट? यह सच आज भी धुंधला है, जिसपे बस थ्योरीज ही थ्योरीज है, लेकिन असल कहानी क्या है इसके पीछे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन अतीक के मौत के बाद एक चीज तो साफ है, वो ये कि खौफ के एक युग का अंत हो गया है और माफिया का साम्राज्य ढह गया है। मां की इस खूनी खेल में जो 2 दशक से चलता आ रहा था, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान तो उन परिवार का हुआ जिनके बेगुनाह परिवार वाले मारे गए। लेकिन आप अगर एक एंगल से देखें तो जो माफिया 2 दशक से सोचते आ रहे हैं कि हम तो बचते जा रहे हैं, हमारा कोई कन्विक्शन नहीं हो रहा है, हमें सजा नहीं मिल रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान उनका भी हुआ। उनका पूरा परिवार ही तितर बितर हो गया। उमेश पाल के कत्ल के बाद अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार हो गई। पुलिस ने उस पर इनाम रखा, लेकिन वो आज तक नहीं पकड़ी गई। बीच बीच में खबर आती रहती है, कभी गुड्डू मुस्लिम को लेकर तो कभी कुछ और अजीब अजीब से खबर आती है, लेकिन शाइस्ता परवीन आज तक नहीं पकड़ी गई। योगी राज में भी उसे माफिया की विरासत संभालने वाली माना गया, फिर भी नहीं पकड़ी गई। एक बेटा असद तो इनकाउंटर में मारा गया। अतीक के जितने भी बेटे हैं उसमें से एक असद मारा गया। 2 बेटे जेल में हैं और 2 बेटे जो उस वक्त नाबालिग थे वो जुवेनाइल होम का चक्कर काटकर अब अपने रिश्तेदार के यहाँ हैं। उन्हीं में से एक बेटा अवान है जिससे कहानी की शुरुआत हुई थी, जो आजकल रील में अपनी धमक दिखा रहा है और लोग उसे अतीक अहमद के मौत से, उसके कत्ल से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं अशरफ जो अतीक का भाई था, उसकी पत्नी जैना फातिमा भी शाइस्ता के साथ फरार है। सच कहूं तो माफिया का पूरा साम्राज्य बिखर चुका है। राजू पाल की विधवा पूजा पाल ने न्याय की लड़ाई लड़ी और उमेश पाल की विधवा जया पाल ने कहा कि उन्हें इस अंत से न्याय मिला। बाकी आपको क्या लगता है, किसको न्याय मिला और किसके साथ नाइंसाफी हुई? यह सब कुछ अब क्लोज हो चुका है। खास करके प्रयागराज के लोग जरूर बताएं कि उनका अपना एक्सपीरियंस क्या है, उन्होंने नज़दीक से क्या देखा है। बाकी आज के एपिसोड में बस इतना ही। कातिल कौन के अगले एपिसोड में हम और भी कहानियां लेकर आएंगे। और अगर आप किसी केस के बारे में जिसमें कातिल कौन का रहस्य छिपा हुआ है, ऐसी कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखें। और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप कहानी को अंत तक देखते हैं। तो आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है, कमेंट में जरूर लिखें, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी कहानियों को जो अंत तक देखते हैं, पंचम प्रकाश की कहानी, वो आखिर कहाँ से हैं। मुंबई से हैं, बहुत सारे लोग बाहर से भी देखते हैं, यूएसए से, कनाडा से और इंडिया, नेपाल से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। तो आप लोग कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा अपने शहर का नाम और अपना नाम। मांगे मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।